द ग्रेटेस्ट ऑफ रिचनेस इज़ द रिचेस ऑफ सॉइल। तो आज है 17 जून और हमारे पास 3 आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए। तो आज का कोट से द ग्रेटेस्ट ऑफ रिचेस इज़ द रिचनेस ऑफ सॉइल, कि इंसान की अमीरी हकीकत में दिल की अमीरी होती है। इंसान दिल से अमीर होता है। इंसान अपने सोच से बड़ा या छोटा होता है। इंसान अपने कर्म से अपने को आगे ले जाता है या फिर वो बैक होता है या फिर वो पीछे लेके जाता है। तो आई होप ये कोट्स आपको समझ में आया होगा। तो आज का ये 3 आर्टिकल से सबसे पहला आर्टिकल कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर बात की जा रही है। जैसा कि पेंडेमिक की वजह से जो हालात बनी है, माइग्रेंट लेबर, लाखों की तादाद में माइग्रेंट लेबर अपने अपने कस्बों, अपने अपने गांव, अपने अपने इलाकों में आ गए। तो अब जो लोग गांव में आ गए, कई सारे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को जो कि अब शुरू हुआ है, अब उन कंपनियों को बहुत लेबरों की बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि 10% लगभग माइग्रेंट लेबर वहाँ पर रुके हुए हैं। बाकी जितने भी माइग्रेंट लेबर थे तकरीबन 90% जो है अपने अपने इलाकों को जो है माइग्रेंट कर गए। तो अब सवाल ये है कि वहाँ पर भी दिक्कत है, जहाँ से वो माइग्रेंट किए वहाँ पर भी लेबर की बहुत क्राइसिस होने वाली है। और दूसरी तरफ जिस इलाके में माइग्रेंट लेबर ने अपने अपने जो जिस इलाके में आए वहाँ पर भी उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें कोई काम नहीं मिलेगा, उनको कोई रोज़गार नहीं होगा। फिर ये हमारे लिए बिल्कुल ही एक डाइजेस्टर की स्थिति जो है बनने की तरह होगा। तो क्या कर सकते हैं, मतलब जो लोग घर को आ गए तो मनरेगा के तहत उन लोगों को काम दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मनरेगा के तहत इसको ठीक से इम्प्लीमेंट करना होगा। मनरेगा के तहत उन लोगों को तो काम दिया जा सकता है जो डेली वेजेस वर्कर है, तो ये तो ठीक है। लेकिन जिस वर्कर के पास कुछ स्किल है, सपोज डेट कोई टेलर है, कोई मैसन है, कोई मतलब जो अलग अलग जो जिसके पास कुछ स्किल है काम करने का, जिसके पास कुछ हुनर है, तो गांव में उन लोगों को क्या काम मिलेगा। तो देखिए, ये कहा जाता है कि अगर जितने भी, जैसे कि टेलर का ही एग्जांपल हमने दिया, तो अगर टेलर जितने भी टेलर है जो भी माइग्रेंट करके अपने अपने इलाके में चले गए, तो जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति को तो काम नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो बहुत एका दुक्का छूट फूट, जो कि उसके रोज़ की आमदनी के लिए बिल्कुल कामयाब नहीं होगा। तो अगर एक साथ हजारों हजारों टेलर मिल करके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण कर ले, ठीक है, मतलब हजारों, एक टेलर को तो काम मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर 100 टेलर मिल जाए, ठीक है, 1000 मिल जाए, और मिल करके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करें, तो बड़ी जो है जो बड़ी कंपनियों से जो है इनका जो है इनको वहाँ से काम मिल सकता है। और ये लोग अपना जो है घर पर रहने के बावजूद भी अपने स्किल के हिसाब से कंपनियों के साथ जो है अपने को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, इसका कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है अलग अलग जितने भी स्किलफुल वर्कर है अपने अपने इलाके में जो भी जो माइग्रेट करके आ गए, तो उनके लिए कहा जाता है कि उन सभी माइग्रेंट वर्करों को जिनको ख़ास तौर से स्किल है, उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करना चाहिए। और जिन माइग्रेंट वर्कर के पास स्किल की कमी है, उनको डेली वेजेस के लिए जो है मनरेगा के तहत सरकार को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करके कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों को जो है डेली वेजेस वर्कर को मनरेगा के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जाए। जो स्किलफुल कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करने की बात की जा रही है, तो इससे देखिए फ़ायदा बहुत सारा है। फ़ायदा ये होगा कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ होगा, और कह ले कि एक्सप्लॉयटेशन जो होता है, जैसे कि देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में फ़ायदा होता है कि जब एक व्यक्ति होता है तो आप अच्छे से बार्गेनिंग नहीं कर पाते, आप अच्छे तरीके से जो है बार्गेनिंग आपके पास जो है नेगोशिएशन जो है आपके पास बिल्कुल लिमिटेड होता है। लेकिन जब उसी काम में जब 100 आदमी जुड़ जाते हैं, 500 आदमी जुड़ जाते हैं, 1000 हो जाता है, तो बार्गेनिंग कैपेसिटीज़ आपकी बढ़ जाती है। तो कंपनियों के साथ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होगा तो वो बार्गेनिंग कर पाएंगे, उसका एक्सप्लॉयटेशन जो होता है वो थोड़ा सा नहीं होगा। और फिर देख लीजिए ये होगा कि जो डिस्पर्स प्रोडक्शन जो होता है, जैसे कि सोसाइटी तो होगी, ठीक है, सोसाइटी होगी, 100 लोगों की सपोज मान ले है, तो
हर एक वर्कर को अपने अपने घर में ही काम करना है, लेकिन वो क्या होगा, एक सेंटर से यानी कि सोसाइटी से जुड़ा होगा। तो डिस्पर्स प्रोडक्शन होने के बावजूद भी प्रोडक्शन जो है एक जगह पर पहुंच जाएगा। तो डिस्पर्स प्रोडक्शन हो सकता है अपने अपने घर में जो है वो लोग कर सकते हैं, जो कि जिनके पास स्किल है, जो वो काम करना जानते हैं। और यह है सप्लाई चेन टू वर्क, इसका जो है बना रहेगा, सप्लाई चेन नहीं टूटेगा, है कि नहीं। जो कि दिक्कत है अभी सप्लाई चेन बिल्कुल जो है आवागमन के ख़राब होने की वजह से बिल्कुल सप्लाई चेन अभी भी नहीं कह सकते कि 100% सही है, क्योंकि अभी भी लॉकडाउन में ही हम लोग जी रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इन प्रोडक्शन होगा और इकोनॉमिक रिबिल्ड होगा, ख़ासतौर से रूरल इकोनॉमी जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा, जो कि क्षतिग्रस्त में है अभी। तो और फिर इससे क्या होगा, हमारे जीडीपी को भी कंट्रीब्यूशन होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अगर ये वर्कर लोग अगर अपने स्किल को 100% सही इफ्लुएंट तरीके से अगर दे पाएंगे, तो फिर इससे हमारे अर्थव्यवस्था में इनका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल शानदार होगा, ठीक है। तो अब दूसरा आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 से, और ये कवर करेगा इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। तो इंडिया और नेपाल को लेकर ये आर्टिकल है। तो देखिए, नेपाल के साथ एक बात कही जा रही है कि नेपाल टाइज एंड द बनारस टू द बेंगलुरु स्पेक्ट्रम। तो एक बात की जा रही है, जैसा कि हम लोग बार बार ये आर्टिकल में डिस्कस करते हैं कि नेपाल के साथ भारत का रोटी बेटी का और इतिहास का और भौगोलिक कई तरह का जो है इतिहास जो है, और कई तरह से हमारे रिश्ते टाइज अच्छे मजबूत हैं नेपाल के साथ। लेकिन यहाँ पर एक बात की जा रही है कि देखिए, रिश्ते मजबूत थे, लेकिन अब जैसा कि दुनिया बदला है, ग्लोबलाइजेशन के बाद जो हालात जो बदली है, तो अब जैसा हम सोच रहे हैं, जिस तरीके से हम नेपाल को, अब रिश्ते हमारे वैसे नहीं हैं, समय के साथ बदला है। और हम जो एक ही बात जो पहले से जो करते चले आ रहे हैं, उसमें अब हमारे सोच में थोड़ा सा कुछ तब्दीली लाने की ज़रूरत है। और इसका वजह क्या है, देखिए कि पहले का जो नेपाल था 90 के पहले, ग्लोबलाइजेशन के पहले जितने भी नेपाल की जो निर्भरता थी, वो भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और वहाँ के जो ट्रेड जो हो कह ले, या फिर वहाँ के लोग कह लें कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है भारत से जो है संपर्क बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए कि बीपी कोइराला और पुष्पालाल श्रेष्ठा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जिन्होंने जो है डेमोक्रेसी में जो है, नेपाल की डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा पार्ट निभाया। तो ये सब जितने भी जो लीडर थे, ये कहाँ पढ़ते थे, ये हमारे ही देश से ज़्यादातर जो है पढ़ करके ये पढ़े लिखे होते थे। हमारे देश से, इंडिया से ही जो है पढ़ करके वो लोग जाते थे। तो ये क्या था, देखिए कि ये लोग इतने बड़े बड़े नेता, ये इनकी पढ़ाई कहाँ हो रही थी, बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। ये 1980 के दशक की बात थी। तो अब जब ये नेता जो हमारे ही देश से, जब इनका जो संबंध इतना जो गहराई से जुड़ा हुआ था, तो फिर ये हमारे इंडिया के प्रति इनका जो रवैया था, बिल्कुल कह लें कि बहुत ही मधुर था और बहुत ही रिस्पेक्टेबल था। लेकिन अब जो 1990 के बाद जो स्थिति पैदा हुई है, अब क्या है कि अब ज़्यादातर नेपाली स्टूडेंट जो है, अब भारत के ऊपर निर्भरता जो है वैसा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन के बाद जो है निर्भरता वैसा नहीं रहा। अब जो है ये लोग यूएस भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जापान, साउथ कोरिया, और तकरीबन 8 बिलियन ग्लोबल रेमिटेंस नेपाल को प्राप्त होता है हर साल। और ये नेपाल के 30% ऑफ जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी टर्म में, ठीक है। और ये सब के वजह से देखिए, अब क्या है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जब नेपाल के साथ जो हमारा पहले का जो संबंध था, अब क्या हुआ कि नेपाल के अंदर भी जो है नेशनलिज्म इशू जो है बहुत ज़्यादा पीक पर। अब जैसा कि राजनीति बहुत तेज़ी से जो है सभी देश का बदल रहा है, तो पॉलिटिकल पर्सन जो है अपने गेन के वजह से नेशनल इशू को मोबिलाइज करके, हाईलाइट करके जो है किसी भी देश के साथ जो है अपने पॉलिटिकल हित को गेन करने के लिए किसी भी देश के साथ रिश्ते ख़राब कर लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी एकेडमिया, द मीडिया किस तरीके से काम करती है, और पॉलिटिकल पार्टी से जो है किस तरीके से साठगांठ करके जो है चीज़ों को जो है मैनेज करती है। और इसके ये क्या होता है कि देखिए, ये चीज़ें जो चलती है, ये सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पर एक टाइम लिमिटेड के लिए जो है फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसको लॉन्ग टर्म में देखा नहीं जाता। तो वही बात कही जा रही है कि देखिए, 250 साल तक
नेपाल में मोनार्की रहा, राजाशाही रही। और 1980 यानी कि 1990 के बाद वहाँ पर डेमोक्रेसी को लेकर नेपाली कांग्रेस और माओइस्ट लीडर डेमोक्रेसी को लेकर जो है वहाँ पर स्ट्रगल की गई। और 2008 में ये चीज़ें जो है हुई। अब वहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर है अपने पॉलिटिकल गेन के चलते, और दूसरा ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हालात जो पूरी दुनिया की बदली है, ये सब चीज़ें अब जो रिश्ता हम नेपाल के साथ जो पहले से जो समझते आ रहे हैं, अब रोटी बेटी की जो बात हम करते हैं, हिस्ट्री हम शेयर करते हैं, ज्योग्राफी हम शेयर करते हैं, हमारा काफ़ी मतलब नेपाल के साथ, ये सब चीज़ें अब क्या हुआ कि वहाँ के अब यूथ के अंदर जो पहले का जो था 1980 के दशक में जो था कि यहाँ से ही जो है बड़े बड़े लीडर उनके जो है पढ़ लिख करके यहीं से जाते थे, और नेपाल लीडर के दिल में जो है भारत को लेकर जो रिस्पेक्ट था, अब वो चीज़ें जो है अभी जो है देखने को नहीं मिल रही है। ये सब चीज़ें ये तह में है, ये जड़ में, ये असल चीज़ जो है जड़ में है, कि जिसके वजह से आज जो इशूज़ हम जो देख रहे हैं, ये चीज़ इशूज़ जो पैदा हो रही है, असल इसका जड़ ये है। ठीक है, तो ये तीन बातें आप हमेशा याद रखिएगा नेपाल के साथ। अभी देखिए कि हमारा पहले वाला संबंध अभी हालात दुनिया में वैसा रहा भी नहीं, और दूसरी बात ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है वहाँ पर भी नेशनल इशू जो है बहुत ज़्यादा पीक पर है, और वहाँ पर पॉलिटिकल गेन पाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी जो है ख़ास तौर से पड़ोसी देशों को जो है इस्तेमाल करते हैं, और सिर्फ वक्ती तौर पर पॉलिटिकल गेन पाने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये था हमारा दूसरा आर्टिकल। और तीसरा आर्टिकल हमारा एक रिजर्वेशन के बारे में ये बात की जा रही है, एक कोटा केस। जीएस पेपर 2 में ये काम आएगा, आप इसको ऐड कर सकते हैं। वेलफेयर स्कीम फॉर वनरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट, जैसा कि नीट का एग्ज़ाम पहले नहीं लिया जाता था। 12वीं के रिज़ल्ट के हिसाब से जो है मेडिकल कॉलेज में भर्ती होती थी। 12वीं का रिज़ल्ट आपका क्या रहा है, उसी हिसाब से, वही क्राइटेरिया के हिसाब से ये चीज़ थी। लेकिन नीट को लेकर तमिलनाडु या फिर साउथ के जितने भी राज्य है, वो नीट को लेकर जो हमेशा से वो अपने ही राज्य के जो पॉलिसीज़, जो जिस तरीके से वो एडमिशन करती थी एमबीबीएस में, उसी हिसाब से वो करना चाहती थी। ठीक है, लेकिन नीट को लेकर उनका कभी सेटिस्फेक्शन नहीं रहा। तो अब देखिए क्या है कि नीट एग्ज़ाम के तहत में जो गवर्नमेंट स्कूल से जो बच्चे पढ़ कर के आते हैं, तो देखिए गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे पढ़ के आते हैं वो क्या होता है कि नीट के एग्ज़ाम में, ठीक है, नीट के एग्ज़ाम में वो कंपटीशन नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो है प्रिपरेशन जो है, उनका जो है जो बैक है, वो बिल्कुल जो है बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने की वजह से उनका उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है, और उतना स्ट्रांग नहीं हो जाने के वजह से जो है वो टफ़ प्रिपरेशन को, टफ़ चैलेंज को, जो कंपटीशन जो होता है उसमें वो पीछे रह जाते हैं। तो कहा जाता है कि इस वजह से 7.5% जो रिजर्वेशन वहाँ पर सरकारी स्कूल के से पास आउट बच्चों को नीट के एग्ज़ाम में जो ये देने की बात है। तो देखिए बात ये है कि ये हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें एक्सेप्ट की जाएगी नहीं की जाएगी, ये तो बात की बात है। लेकिन ये एसेंस मैं ये बताना चाहता हूँ, मतलब ये आर्टिकल में ये बातें हैं कि देखिए आप पहली बात तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में स्थिति अच्छी नहीं होती है, और इस वजह से वहाँ पर कोटा यानी कि रिजर्वेशन दे करके उनको जो है आगे लाने की बात है। लेकिन सवाल ये है कि देखिए आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो इसका तो सीधी सी बात मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना नहीं चाहते। जो बच्चे वहाँ से अच्छे से पढ़ करके आउट नहीं हो पाते, अच्छे से उनका प्रिपरेशन नहीं हो पाता, आगे चल कर उनका स्टडी जो है बिल्कुल उस तरह का स्ट्रॉन्ग नहीं होता जिस तरीके से सीबीएसई का होता है। तो आप मतलब ये रिजर्वेशन देकर के आप इस चीज़ को कबूल करते हैं कि सरकारी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होते हैं और ख़राब ही रहने चाहिए, और फिर रिजर्वेशन देकर के उसको आगे चल के उसको बैलेंस करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। इससे बेहतर तो ये होता है कि ये देखिए जड़ को आप ठीक नहीं कर रहे, आप सिम्टम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए रिजर्वेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनका बैकग्राउंड जो है कमज़ोर है। तो रिजर्वेशन इस वजह से ना दे, रिजर्वेशन इसलिए देने के बाद फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं है, बल्कि इसकी जड़ को ठीक किया जाए। सरकारी स्कूल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कमियां है जो स्कूल के अंदर, जो चीज़ें जो प्राइवेट स्कूल के मुकाबले में जो चीज़ें नहीं है, उस चीज़ों को मजबूत किया जाए, उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो रिजर्वेशन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बात आर्टिकल में कहा जा रहा है। तो ठीक है, तो आई होप कि ये आर्टिकल पूरा आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, शेयर कीजिए दूसरों के लिए। थैंक यू।